तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, हम बन गए तमाशा सारे थे तमाशाई, कर अजब तमाशे में किरदार चले आए। क्या बात है। जगराओं में दो महान लोग पैदा हुए, दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है, पहला दूसरे का नाम नाम? बताइए। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी निकलते आते हैं। 2017 में आपको बर्किंघम पैलेस में ब्रिटेन में हिंदी की सेवा करने के लिए हिंदी साहित्यकार के रूप में आपको वहाँ की महारानी ने सम्मानित किया था, और ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय रहा। मैं इस सम्मान के इतिहास का पहला व्यक्ति हूँ जिसे ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी सेवा के लिए सम्मानित किया। क्या ये त्रासदी नहीं है कि हिंदी भाषा जो भारत की है उसका सिलेबस केम्ब्रिज बना रहा है अपने हिसाब से इम्तिहान ले रहा है, अपने हिसाब से सर्टिफिकेट दे रहा है। अब देखिए ना, तेजेंद्र शर्मा काम के लिए रेलवे में नौकरी करता है और उसके बाद कहानियां लिखता है, एंडिंग एक कच्चे घड़े के जरिए चनाब को पार करने को तैयार हो जाए, तो वो जाहिर है कि इश्क की एक मिसाल है। हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, हिंदी सम्मेलन होता है, हिंदी पखवाड़ा सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इन सब कार्यक्रमों से हिंदी को कितना फायदा हुआ? ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़े का, हिंदी सम्मेलनों का खा रहे हैं, जिनका अस्तित्व ही उनकी वजह से है। मतलब ये पूरा हिंदी के नाम पर धंधा ही हो रही है। धंधा हो रहा है। डिसिप्लिन कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, डिसिप्लिन हैज टू बी फोर्स्ड। आप किसी को ये नहीं कह सकते संजय जी आप सुबह 10 बजे अगर काम पे नहीं आएंगे, देखिए बैंक में लाइन लग जाएगी, लोग कैश के लिए खड़े होंगे, आप प्लीज 10 बजे आइएगा, आप कभी नहीं आएंगे। जो ट्रेन ड्राइवर है वो आज भी ब्रिटिश लड़कियों का हीरो है। अच्छा, अगर उसे चूज करना हो बिटवीन ए सीनियर बैंक मैनेजर एंड ए ट्रेन ड्राइवर, तो ब्रिटेन की गोरी लड़की ट्रेन ड्राइवर से शादी करेगी, बैंक मैनेजर से नहीं। तो मैंने हिंदी साहित्य के माध्यम से सामाजिक सौहार्द पैदा करने की कोशिश की। अभी हाल ही में मैंने हिंदी को एक नया शब्द दिया है, जो मेरी सौमी कहानी है, हंस में छपी है, गोद उतराई। तो गोद भराई तो आपने सुना होगा, अगर मैंने गोद उतराई नाम से कहानी लिखी है। प्रोफेसर साहित्यकार हो जाते हैं तो फिर आपस में एक दूसरे की पीठ बुलाते हैं, तो मुझ में पीएचडी करा, मैं तेरे तो मेरे लिए पीएचडी करा, मैं तेरे लिए कराऊंगा। हिंदी साहित्य इतने खांचों में बटा हुआ है, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श, इसी तरह से जोड़ दिया गया प्रवासी साहित्य विमर्श। आप मुस्कुराइए कि लुटियन में। सर मैं कहता हूँ लुटियन तो ठीक है, बस सरकारों को कहा जाए लुटियन न बने, बाकी सब। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। ब्रिटेन में हिंदी साहित्य की अलग जगह रहे तकरीबन 28 सालों से प्रवासी हिंदी साहित्यकार, कथाकार श्री तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र शर्मा जी आजकल इंडिया अपने हम वतन आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपके जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उनको भी मैं नमस्कार कहता हूँ और उम्मीद है कि हमारी बातचीत से वो कुछ आनंद उठा पाएंगे। जरूर जरूर जरूर। आपकी शख्सियत ऐसी है, आपको साहित्य के सुधीजन, हिंदी साहित्य के पाठक, उसमें रुचि रखने वाले आपको कौन नहीं जानता है। तेजेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप 28 सालों से ब्रिटेन में हैं, तो आपकी जो ये यात्रा है, हिंदी साहित्य की जो यात्रा है, जो आप विदेश में रह करके हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, उस अपने यात्रा वृतांत के बारे में जरा कुछ बताइए। संजय भाई, सच तो यह है कि मैं हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ नहीं। मेरी शुरुआती पढ़ाई गुरुमुखी में हुई और उसके बाद जब दिल्ली में आया तो केवल 3 साल मैंने हिंदी पढ़ी, 6ठी, 7वीं और 8वीं में। बड़ी मुश्किल से पास होता था। उसके बाद मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं हिंदी नहीं पढ़ी। मैंने BA ऑनर्स इंग्लिश किया, MA इंग्लिश किया, स्कूल में साइंस स्टूडेंट था। तो हिंदी एक भाषा के तौर पे, साहित्य के तौर पे कभी पढ़ी नहीं। अगर मेरा विवाह इंदू से ना हुआ होता, जो कि खुद MA हिंदी थी और जिसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पहली पोजीशन ली थी, उसने जब PhD करनी शुरू की तो मैंने हिंदी पढ़नी शुरू की। यानी कि हिंदी के
की तमीज एक तरह से कहा जाए, तो उन्होंने भाभी जी ने सिखाया आपको? चाहे तमीज कहे, समझ कहे, इंट्रोडक्शन कहे, सब हिंदू ने ही किया। उससे पहले हिंदी से मेरा कुछ लेना देना था। तो जब मैंने उसकी किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि भाई मैं भी लिख सकता हूँ। और मेरे तो घर में अध्यापक थी, यानी कि मैं जब गलत हिंदी लिखूंगा तो वो ठीक करती थी। तो मेरी पहली 25 कहानियां उन्होंने ठीक की। 25 एक दो नहीं। मुझे हिंदी में सोचने में, क्योंकि पहले मैं क्या था, अंग्रेजी में सोचता था, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता था दिमाग में और फिर लिखता था, तर्जुमा करते थे। तर्जुमा करता था। तो उन्होंने मूल मंत्र दिया कि पंजाबी में सोचिए और हिंदी में लिखिए तो सही हिंदी लिखेंगे। तो वो मूल मंत्र लिया उनसे और उन्होंने कहा जब तक हिंदी में सोचना नहीं शुरू करते, यही करो कि पंजाबी में सोचो और हिंदी में लिखो। अच्छा। तो उससे ग्रामर ठीक रहती है। अगर अंग्रेजी में सोच के हिंदी में लिखे तो हमने अंग्रेजी में सोचा आई वेंट टू दिल्ली, तो मैं हिंदी में लिख दूंगा मैं गया दिल्ली। मैं गया दिल्ली, हिंदी खराब हो था जाएगी। मैं दिल्ली गया, अनुदित हिंदी है ना, तो ठीक नहीं रहेगी। तो उन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ गया। मुझे लगा कि हाँ, लेकिन अगर घर में आपके एक ऐसा अच्छा इंस्ट्रक्टर हो तो आ जाती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं हिंदी में सोचने लगा। अब मैं सपने भी हिंदी में लेता हूँ। आप आप नौकरी कर रहे थे, आप इंडियन एयरलाइंस में थे। एयर इंडिया। सॉरी, एयर इंडिया। तब अलग अलग था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। और इंटरनेशनल सेवा जो थी वो एयर इंडिया थी। तो फिर वहां जाकर बसने जैसा कैसे हुआ? आप लंदन में बसे? ऐसा है कि मेरा विवाह और मेरा बॉम्बे में बसना और एयर इंडिया की नौकरी सब साथ साथ हुआ। क्योंकि आप तो फरीदाबाद के हैं। नहीं, फरीदाबाद से मैं हूँ नहीं। मैं पंजाब में पैदा हुआ। एक शहर है जगरांव। अच्छा। मेरे पिता वहाँ पोस्टेड थे। तो मैंने अपनी एक कहानी में लिखा भी है कि जगरांव में 2 महान लोग पैदा हुए। दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है, पहला दूसरे का नाम बताइए। ये बात हुई। तो जगरांव में पैदा हुआ, लेकिन मेरी ज्यादा जो स्कूली पढ़ाई है 5वीं से लेकर MA तक सब दिल्ली में। तो मैं प्योरली एक शहरी प्रोडक्ट हूँ, जिसकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, नौकरी बॉम्बे में हुई, बसा लंदन में। तो ये इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति है जो शहर की हर समस्या को गहराई से समझता है, क्योंकि यही बड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं गांव के बारे में लिखूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि गांव को मैं भीतर से महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि आपने वहां का जीवन नहीं जिया। नहीं देखा है। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था। आपकी अब तक 10 कहानी संग्रह है, 3 कविता गजल संग्रह है, 5 संपादकीय संग्रह, 5 अंग्रेजी में पुस्तकें हैं और उर्दू पंजाबी में भी आपके कथाओं का और साहित्य का अनुवाद हुआ है। ये इतनी लंबी यात्रा मतलब कैसे संभव है? देखिए क्या है कि एक तरह से लिखना, मैं मतलब एक क्लिशे यूज करते हुए मेरे खून में है। मेरे फादर साहब उर्दू में लिखते थे, तो उन्होंने कहानियाँ, उसको अफसाना कहते हैं उर्दू में, अफसाना उपन्यास सब लिखे। तो वो मैं उनका पहला श्रोता होता था, जिसको वो सुनाते थे, देखो मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। तो कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति तो डेवलप हो रही थी। मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी जब मैं MA कर रहा था, और पहली गजल लिखी थी जब मैं BA ऑनर्स सेकेंड ईयर में था। तो मुझे याद है कॉलेज में बाबा नागार्जुन आए थे। सच्ची बात यह, मुझे पता ही नहीं था कौन है, क्योंकि मैं तो हिंदी पढ़ा लिखा था नहीं। मगर कॉलेज में शोर बचा हुआ था कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया, लेकिन मैंने देखा कि बिल्कुल सिंपल व्यक्ति, सिंपल और ऐसे साधारण लुकिंग के भाई मुझे समझ ही नहीं आई कि ये इतने बड़े आदमी कैसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने सुना, और जब उन्होंने मेरी गज़ल सुनी तो गज़ल सुनने के बाद उनके मुझसे यही निकला कि बेटा रुकना मत, लिखना मत छोड़ना, तुम में मैंने वो चीज़ देखी है कि तुम बड़े लेखक बनोगे। मुझे तब भी समझ नहीं आया कि किसने मुझे ये कहा है। आज जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, जब मैंने हिंदी साहित्य को समझा, हिंदी साहित्य को जाना, मुझे याद है जब इमरजेंसी थी तो एक व्यक्ति की एक कोई कविता थी जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध थी, और उन्होंने बाबा नागार्जुन की ही वो कविता थी जो काफ़ी फेमस हुई थी। थोड़ा सा नाम हुआ था तो पता लगा कि ये वही व्यक्ति है जो मुझे BA ऑनर्स सेकेंड ईयर में मिले थे। जी। तो अच्छा है कि बचपन में उनका जो कॉलेज जीवन में आशीर्वाद मिला, शायद उसी का फल है कि ये जो आपने अभी पढ़ा कि मैंने क्या क्या लिखा है,
तो उनके आशीर्वाद के यानी ये बड़ी बात है कि जब आप ग्रो कर रहे थे, जब आप साहित्य को समझ रहे थे या लिखने का प्रयास कर रहे थे, उस वक्त इतने बड़े साहित्यकार की समीक्षा, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। जब उस समय आपको इसका अंदाजा नहीं रहा होगा और आज जब आप सोचते होंगे तो आपको वाकई लगता होगा कि ये कितनी बड़ी समीक्षा थी। और उसमें गजल का एक दो शेर है कि तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, हम बन गए तमाशा सारे थे तमाशाई, कर अजब तमाशे में किरदार चले आए। क्या बात है। हैरान रह गया मैं कुछ बात तो नहीं थी, तूफान बपा करके बेकार चले आए। वाह 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 वाह, क्या ये बात। मेरी पहली गजल थी, इसमें मैंने कोशिश की थी। और बहुत ही ये गंभीर गजल है, सब लग नहीं रहा है कि आपकी ये पहली गजल है। वैसे तेजन जी, आप जो भारतीय उसमें लोग साहित्यकार हैं जो भारत में रह करके साहित्य की सेवा कर रहे हैं, उनमें किस गजलकार से या किस कवि से ज्यादा प्रभावित हैं? दरअसल क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा तो उस तरह से प्रभावित नहीं हो सकता। मैं दरअसल सिनेमा के गीतकारों से ज़्यादा प्रभावित था, जो पोएट्री का जहाँ तक सवाल है। मैं शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और किसी हद तक शकील बदायूनी, उनकी रचनाओं ने मुझे काफ़ी असर किया। ख़ासतौर पे शैलेंद्र और साहिर ने तो बहुत ज़्यादा किया। तो मुझे लगता है कि साहित्य शैलेंद्र के लेखन की तरह होना चाहिए, सरल, जो दिल से दिल तक पहुंचे। तो जब मैंने शैलेंद्र को सुना तो मैंने पाया कि उनके लेखन में एक फलसफा है। चाहे वो प्रेम गीत भी हो उसमें भी फलसफा है, चाहे वो भजन हो उसमें भी फलसफा है, और चाहे वो गीतकार की परिभाषा दे कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना और कोई ना मिले तो अकेले ना गाना। क्या बात, ये गीतकार है। क्या बात। और सुंदर गीत कौन सा है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी निकलते आते हैं। तो शैलेंद्र वो गीतकार हैं जिन्होंने मुझे सच में कविता या गीत लिखने की तरफ या इवन गजल लिखने की तरफ प्रभावित किया। उपन्यासकारों में हालांकि शुरुआती इन्फ्लुएंस मेरे पे नरेंद्र कोहली का निजी तौर पे था। अच्छा। क्योंकि मैं उनको जानता था। मगर पौराणिक कथाओं पर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन जिस एक नॉवेलिस्ट को मैं प्रेमचंद के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो बहुत कम लोग जिनको जानते हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र। उनके उपन्यास थे कभी न छोड़े खेत, धरती धन अपना, नरकवास या कुंड में नरकवास, कुछ तरह से था। वो एक ऐसे लेखक थे, अगर आपने पंजाब नहीं देखा और आपने जगदीश चंद्र के उपन्यास पढ़ लिए तो आपने पंजाब देख लिया। आपको पंजाब जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अभी जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है, मैंने प्रख्यात साहित्यकार नाशिरा शर्मा जी का साक्षात्कार किया था। उस समय उनके पारिजात उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उस साक्षात्कार में उन्होंने बोला था कि किसी सिलसिले में, किसी बातचीत के सिलसिले में, कि इश्क की समझ पंजाब से शुरू होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो आप इस बात को कैसे लेते हैं? यार, पंजाब के लोग जो है ना, दिल वाले लोग होते हैं। मेरी माँ जिस शहर से है, मेरी माँ का जन्म हुआ था पंजाब के उस इलाके में जहाँ जो पाकिस्तान में है। उस इलाके का नाम है झंग। झंडे वाला झंग। तो झंग में एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी जिसका नाम है हीर। उसको वहाँ हीर माई कहते हैं। और हीर को जो प्रेम करते थे रांझा, उनका जन्म तख्त हजारा में हुआ था, जो झंग के नजदीक ही। और ऐसे ही सोनी और महिवाल भी पंजाब से थे। तो जब हम लैला मजनू भी जब देखते हैं उसी इलाके के, तो इश्क का जो पराकाष्ठा है वो पंजाब में है, क्योंकि पंजाबी किसी भी चीज के लिए जान देने को तैयार रहता है। और इश्क में जान देना तो बड़ी खास बात है। तो नासिरा जी ने बहुत गलत नहीं कहा कि जब आप एक कच्चे घड़े के जरिए चिनाब को पार करने को तैयार हो जाए तो वो जाहिर है कि इश्क की एक मिसाल है। और फिल्म स्टार धर्मेंद्र भी तो पंजाब से ही गए थे। नहीं, आप खाली धर्मेंद्र की बात न करें। पार्टीशन के बाद जब आप हिंदी सिनेमा देखते हैं
तो वो पंजाबियों द्वारा खड़ा किया गया सिनेमा है। अच्छा। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजकुमार, हालांकि कश्मीरी कहते हैं लेकिन पंजाब में पैदा हुए थे, बी.आर. चोपड़ा, बलराज साहनी, ये जितने नाम हैं जो बहुत बड़े स्टार थे, शाम जो घोड़े से गिर के डेथ हो गई थी, ये सब पंजाब से। साहिर लुधियानवी भी पंजाब से थे। शैलेंद्र का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। अच्छा। हालांकि वो उनके पेरेंट्स बिहार से थे, लेकिन शैलेंद्र का जन्म रावलपिंडी में हुआ। तो जो पूरे का पूरा, शंकर पंजाबी थे, शंकर जयकिशन वाले शंकर जो थे, हुस्नलाल भगत राम पंजाबी थे। तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री पंजाबियों ने खड़ी की। उसके बाद की पीढ़ी देखिए, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये सब पंजाबी, मनोज कुमार पंजाबी, वो भी सब पाकिस्तान पैदा हुए थे। तो पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन जो है हिंदी सिनेमा को, उसके मुकाबले किसी और प्रदेश का नहीं है। अगर हम साहित्य की बात करें तो पंजाबी साहित्यकारों में खुशवंत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है। ये खुशवंत सिंह डायरेक्टली हिंदी में नहीं लिखते, नहीं, अंग्रेजी साहित्यकार हैं, लेकिन मगर हिंदी में भी आप देखिए बहुत लोकप्रिय, हिंदी में भी। साहनी, नहीं, हिंदी में भी उनकी किताबें अनुवाद होकर के बड़ी लोकप्रिय वो हुई। बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट पंजाबी होके अंग्रेजी साहित्य पढ़ के, जैसे भीष्मानी अंग्रेजी का प्रोफेसर थे, लेकिन वो लिखते हिंदी में थे, है ना। इसी तरह से बलराज साहनी ने भी लिखा हिंदी में। और उनके अलावा जो नरेंद्र कोहली है, वो सियालकोट में पैदा हुए थे, वो भी हिंदी में लिखते हैं। यशपाल, वो भी हिंदी में लिखते हैं। तो ऐसे ढेरों पंजाबी साहित्यकार हैं जो पढ़े अंग्रेजी मगर उन्होंने साहित्य हिंदी में रचा। तेजेंद्र जी, एक सवाल, बड़ा सवाल है कि हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, हिंदी सम्मेलन होता है, हिंदी पखवाड़ा सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इन सब कार्यक्रमों से हिंदी को कितना फायदा हुआ है? इन सब हम आमतौर पे याद दो तरह की चीजों को करते हैं। एक जो मर गए उनको याद करते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं। एक जन्मदिन मनाते हैं। अब हिंदी का जन्मदिन तो हिंदी दिवस में हुआ नहीं, तो हिंदी तो उससे बहुत पहले थी। तो मुझे बिल्कुल औचित्य समझ नहीं आता कि हिंदी दिवस, इस तो बहुत पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए का इंडस्ट्री बनी हुई है भाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़े का, हिंदी सम्मेलनों का खा रहे हैं, जिनका अस्तित्व ही उनकी वजह से है। मतलब ये पूरा हिंदी के नाम पर धंधा ही हो रही है। धंधा हो रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में ये तय हुआ कि हिंदी को यूनाइटेड नेशंस की भाषा बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाया जाए। आज तक तो बनी नहीं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, वो चाहे सरकारी हिंदी सम्मेलन में हो, चाहे गैर सरकारी में, करोड़ों रुपए खर्चने के बाद जब कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं, उनको लागू कौन करता है? क्या किसी की जिम्मेदारी है लागू करने की? आज तक इतनी संस्थाएं हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ICCR है, दिल्ली हिंदी डायरेक्टरेट है, हिंदी एकेडमी दिल्ली है, हर प्रदेश में साहित्य एकेडमी है, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे हरियाणा की हो, कहीं की भी हो। क्या किसी ने भी आज तक सोचा है कि विदेशों में हिंदी पढ़ाई कैसे जाए? वहां आप क ख ग घ करके हिंदी नहीं पढ़ा सकते। आपको कुछ दिमाग लगाने होंगे जो ये तय करे कि टीचिंग हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, उसका सिलेबस बनाया जाए। और दूसरी बात, आपने ये तो कर लिया टीचिंग हिंदी थ्रू इंग्लिश, मगर आप किसी को फ्रांस में हिंदी पढ़ाना चाहें, जर्मनी में पढ़ाना चाहें, जापान में पढ़ाना चाहें, इटली में पढ़ाना चाहें, उनको तो अंग्रेजी नहीं आती ना। तो हमें सिलेबस बनाने हैं टीचिंग हिंदी थ्रू फ्रेंच, थ्रू जर्मनी, थ्रू जापान। और केंद्रीय जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, वो विश्व स्तर पे हिंदी के इम्तिहान लेता है 10वीं और 12वीं के लिए, और उसके सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से। क्या ये त्रासदी नहीं है कि हिंदी भाषा जो भारत की है, उसका सिलेबस कैम्ब्रिज बना रहा है अपने हिसाब से इम्तिहान ले रहा है, अपने हिसाब से सर्टिफिकेट दे रहा है? तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि जो संस्थाएं हिंदी का ही खा रही हैं, वो इवेंट मैनेजर बनना बंद करें? उनका काम है इवेंट मैनेजमेंट, कि हमने एक साल में, एक महीने में 4 प्रोग्राम किया, 48 प्रोग्राम कर लिए, उनको डायरी में ऐड कर दिया। ये हमारे चीफ गेस्ट थे, ये हमारे स्पीकर थे।
एक में तेजेंद्र शर्मा को बुला लिया तो वो स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम हो गया, उसकी बजट बला हो गया, क्योंकि तेजेंद्र शर्मा आए थे, वो आके बोले थे, लंदन से आए थे, है ना। ऐसे हिंदी की सेवा नहीं होगी भाई। किसी भी विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद क्या एक हिंदी बोलने वाला नया पैदा होता है? कितने करोड़ खर्च होते हैं? नेटवर्किंग, ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे भी हिंदी नहीं बोलती। अच्छा, वहां नेटवर्किंग होती है, टेलीफोन नंबर चेंज होते हैं, खाना खाया जाता है, ऐश होती है, बातें होती है और सम्मेलन खत्म हो जाता है। और एक बात बताइए, हम बड़े खुश होकर कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का इंडिविजुअल प्रयास है। क्या हमारा इसमें संस्थाओं का कोई योगदान नहीं? मैं तो संस्थाओं की भी छोड़िए, क्या उनके नीचे काम करने वाला इंडियन फॉरेन सर्विस का आदमी जो यूनाइटेड नेशन में पोस्टेड है, क्या वो हिंदी में लिखता है? वो तो अंग्रेजी में लिखता है। वो तो वहां मोदी जी के भाषण के बाद अंग्रेजी में अपनी टिप्पणी देता है उनके सामने, बात की बात नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको हिंदी लागू करनी है तो एक बात समझ लीजिए, डिसिप्लिन कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, डिसिप्लिन हैज टू बी फोर्स्ड। आप किसी को ये नहीं कह सकते संजय जी आप सुबह 10 बजे अगर काम पे नहीं आएंगे, देखिए बैंक में लाइन लग जाएगी, लोग कैश के लिए खड़े होंगे, आप प्लीज 10 बजे आइएगा। आप कभी नहीं आएंगे। आपको पता हो कि आप 10 बजे नहीं आएंगे तो आपको उस दिन के लिए एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो बिना दंड के डिसिप्लिन नहीं हो सकता। भारतीय समाज हैज टू बी, अपने किसी भी समाज में डिसिप्लिन इज द मोस्ट अननेचुरल थिंग। हर इंसान ऐश चाहता है, मौत चाहता है। कौन चाहता है डिसिप्लिन में जीना? कोई नहीं चाहता। इसलिए डिसिप्लिन हैज टू बी फोर्स्ड। और जब तक आप हिंदी को बिल्कुल एनफोर्स नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट से हिंदी नहीं आएगी, कभी शुरू नहीं होगी। अगर आपको हिंदी लानी है, लोगों को हिंदी, और हिंदी के लिए ऐसे एवेन्यूज बनाने हैं कि हिंदी सीखने के बाद आदमी को रोटी रोजी की परेशानी ना हो। अगर आपको रोटी रोजी की परेशानी, अब देखिए ना, तेजेंद्र शर्मा है, काम के लिए रेलवे में नौकरी करता है और उसके बाद कहानियां लिखता है हिंदी में। अच्छा, आप वहाँ, ये तो पूछना मैं भूल ही गया था आपसे कि लंदन में जो आप नौकरी करते हैं वो क्या है? देखिए, मैं जब गया था तो वहाँ BBC वर्ल्ड सर्विस रेडियो में एक न्यूज रीडर की हैसियत से गया था। मगर मुझे वहाँ समस्या ये हुई कि मैं वहाँ रहता तो लंदन में था, मगर मैं भारत में रहता था, क्योंकि BBC वर्ल्ड सर्विस हिंदी में तो सब हिंदी बोलते थे जी, और सब भारत की बातें करते थे, और मुझे ब्रिटेन में रहना था। तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा पैसे ट्रेन ड्राइवर को मिलते हैं, जिसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और वो BBC के न्यूज रीडर से 2 गुनी तनख्वाह पाता है। अच्छा, तो मुझे लगा कि भाई ये अच्छी नौकरी है, हम तो पढ़े लिखे थे, हमने जल्दी से अप्लाई किया, हम सेलेक्ट हो गए, 1 साल की ट्रेनिंग दी हमने की, और फिर हम ट्रेन ड्राइवर बन गए। और ट्रेन ड्राइवर के बारे में ये है कि एक बार प्रिंस चार्ल्स से BBC ने पूछा था कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? उनका एकदम से तुरंत जवाब आया, इंजन ड्राइवर। तो कहते थे मुझे इंजन में वो जो कोयले का काला काला लगा होता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं चाहता था कि मैं वैसे ही एक पट्टा बांध के और काला काला लग के और मैं इंजन ड्राइव करूँ। अब वो काला काला तो खत्म हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल ट्रेन हैं। मगर जो ट्रेन ड्राइवर है वो आज भी ब्रिटिश लड़कियों का हीरो है। अच्छा, अगर उसे चूज करना हो बिटवीन ए सीनियर बैंक मैनेजर एंड ए ट्रेन ड्राइवर, तो ब्रिटेन की गोरी लड़की ट्रेन ड्राइवर से शादी करेगी, बैंक मैनेजर से नहीं करेगी। इसके पीछे मुझे लगता है कि एक तो एडवेंचर, मतलब ट्रेन ड्राइवर वो जीवन को देख रहा है, लोगों के साथ रोज मिलता है, उसका सामना होता है भीड़ के साथ, उसके हाथ में होती है। देखिए, उसकी एक गलती कितने लोगों को खत्म कर सकती है। होता क्या है, हमारे यहाँ एक हवा बहुत है, जो देखने में सुंदर लग रहा है, सुदर्शन है, वो चाहे आधी तनख्वाह ले रहा है, वो सुंदर है। लेकिन ट्रेन ड्राइवर क्योंकि हाथ से काम कर रहा है, उसका हम सम्मान नहीं कर सकते, हम उसे एक वर्कर समझते हैं, हालांकि जानते हम कुछ नहीं। अगर अभी आप आज खोजी पत्रकारिता शुरू करें और देखें कि वो ट्रेन ड्राइवर जो बॉम्बे से दिल्ली आता है या बॉम्बे से अमृतसर जाता है, उसकी तनख्वाह कितनी है, तो आप कहेंगे मैं आज ही पत्रकारिता छोड़ रहा हूँ, मैं कल से ड्राइवर बनूंगा। इतने ज्यादा कमाता है वो भारत में, लेकिन हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। हमारे सामने वही फिक्स्ड चीजें हैं, ब्रिटेन में ये नहीं है। और जो ब्रिटेन की एक बड़ी खास चीज आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल उससे उल्टी है जो हम सोचते हैं। ब्रिटेन में कोई किसी को आंटी अंकल नहीं कहता। अच्छा, कोई किसी को सर नहीं कहता।
मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को स्टीव कहता हूँ और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे तेज कहता है। तो हम सब एक दूसरे को पहले मुझे लगता है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में ये यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है कि वो नाम के साथ संबोधन करते हैं सीधे फर्स्ट नाम, और वो इससे एक लगाव बनता है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अपनापन है अपनापन और इक्वालिटी। देखिए हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारी भाषा में तू, तुम और आप है। ये सिवाय गुलामी मानसिकता के कुछ नहीं है। 25 साल का राजा 55 साल के दरबारी को तू कहता है, सम्मान कहीं नहीं, गद्दी का सम्मान, गद्दी का सम्मान। लेकिन क्वीन मुझे यूं कहती है, मैं उसे यूं कहता हूं, किंग चार्ल्स मुझे यूं कहता है, मैं उसे यूं कहता हूं। तो ये भाषा का लोकतंत्र है नहीं, जिसमें सब लोग बराबर है। ये लोकतंत्र आप बोल रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। क्या भाषा का दरिद्रपन नहीं है ये? हाँ, जैसे आपका जो हिंदी नहीं सर, इक्वालिटी, उसमें हमने लोकतंत्र अपनाया ना, हमने लोकतंत्र भी टुकड़ों में अपनाया ना। या तो पूरी तरह से अपनाए जो लोकतंत्र है, लोक में सब बराबर है ना। क्यों मेरा मंत्री आप है और मैं नहीं हूं? मेरा मंत्री मुझे आप क्यों नहीं कह रहा? कहना चाहिए ना। तो ये जी, मुझे आपने प्रिंस चार्ल्स की बात की तो मुझे याद आया कि 2017 में आपको बर्किंघम पैलेस में ब्रिटेन में हिंदी की सेवा करने के लिए हिंदी साहित्यकार के रूप में आपको वहाँ की महारानी ने सम्मानित किया था। और ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय रहा। हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी उस समय। और उस सम्मान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ब्रिटेन में कुछ सम्मान दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड्स में अच्छे काम करने के लिए। जैसे भारत में जो पद्म सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये उन्हीं पर बेस्ड है। वहाँ अवार्ड होते हैं मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, MB, OB, CB, वो भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। मैं इस सम्मान के इतिहास का पहला व्यक्ति हूँ जिसे ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी सेवा के लिए सम्मानित किया। और जो साइटेशन था उसमें लिखा था, तेजेंद्र शर्मा इज कन्फर्ड विद मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फॉर हिज सर्विसेज टू हिंदी लिटरेचर एंड थ्रू दैट क्रिएटिंग कम्युनिटी कोहेजन इन द सिटी ऑफ लंदन। तो मैंने हिंदी साहित्य के माध्यम से सामाजिक सौहार्द पैदा करने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि देखिए, आप जब किसी नए देश को अपनाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे अपना मानें। अगर आप अपने आप को वहाँ विदेशी मानते रहेंगे तो ये ठीक उसी लड़की की तरह होगा जो शादी के बाद भी अपने ससुराल को अपना घर न मान के मायकों को घर मान लेगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। जो लड़की शादी करके ससुराल जाती है फिर वो ससुराल उसकी पहचान बन जाता है। इसी तरह से मेरा कहना ये है कि जब हम विदेश में, मैं जैसे ब्रिटेन में बसा हूँ, कोई अमेरिका में बसता है, कोई किसी और देश में बसता है, अपनी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको कायम रखिए। भारत से प्यार करिए, भारत के लिए कुछ ऐसा करिए जो भारत के लिए बेहतर हो। मगर आप उस नए समाज का हिस्सा हैं। आपको उस नए समाज की मान्यताओं को समझना होगा, उनके जरिए जीना होगा। इसीलिए आप देखेंगे भारतीय मूल के बहुत से लोग बहुत देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। इन दिनों ऋषि सुनक थे पीछे, हमारी गृह मंत्री शोला ब्रेवन भी भारतीय मूल की थी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की। तो भारतीय मूल के 25 लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं। तो भारतीयों ने क्योंकि वहां जाके उसे अपनाया है तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहाँ का हिस्सा बने। तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए ये समझना। तेजेंद्र जी, आप ये बताइए कि एक तरफ तो आपको वहाँ बर्किंघम पैलेस में महारानी द्वारा सम्मानित किया गया और यहाँ भारत में आलम यह है कि प्रवासी साहित्यकार को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। इस पर आपका क्या नजरिया? ऐसा क्यों? जबकि आप बड़े साहित्यकार हैं और साहित्यकार तो साहित्यकार होता है, इसमें प्रवासी साहित्यकार क्या और मुख्य धारा का साहित्यकार क्या? संजय, एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया की किसी और भाषा में प्रवासी साहित्य नहीं होता। ना जर्मनी में होता है, ना फ्रांस में होता है, ना अंग्रेजी में होता है। ये सिर्फ हिंदी में। ये हिंदी और भारतीय भाषाओं में ये कॉन्सेप्ट है कि प्रवासी साहित्य भी हो। और हिंदी की तो बदकिस्मती है कि हिंदी विमर्शों से दबी हुई है। हिंदी साहित्य इतने खांचों में बटा हुआ है, दलित विमर्श,
आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श, इसी तरह से जोड़ दिया गया प्रवासी साहित्य विमर्श। भाई आप बताइए, क्या कोई लेखक सुबह उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके टेबल पे बैठे और कलम उठाए और कहे आज मैं एक प्रवासी कहानी लिखूंगा, आज मैं एक प्रवासी कविता लिखूंगा? ऐसा तो नहीं होता। मैं तो कविता लिखता हूँ, गजल लिखता हूँ या कहानी लिखता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि आलोचकों ने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारे खांचे बना रखे हैं और अब तो इस प्रवासी शब्द पे विश्वविद्यालयों और उसी की वो खा रहे हैं। नहीं, और विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए भाई, डिपार्टमेंट बन गए, वो पूरे का पूरा पेपर है प्रवासी साहित्य का, उसके ऊपर रोजी रोटी चल रही है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो अब प्रवासी शब्द को हटाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो मॉरिशस के लेखक हैं वो वहां की चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, तो वो प्रवासी काहे की है? उन्होंने प्रवास का दर्द कहाँ सा है? प्रवासी लेखक अगर कोई है तो वो पहली पीढ़ी का व्यक्ति हो सकता है जो भारत से प्रवास करके दूसरी जगह जाए। अगर वो प्रवास उसने नहीं किया, प्रवास का दर्द नहीं था, तो प्रवासी लेखक हो नहीं सकता। तो वो तो हिंदी का लेखक हुआ ना, हिंदी का लेखक, चाहे वो भारत में रहकर लिख रहा हो या मॉरिशस में रहकर लिख रहा हो। मैंने हमेशा ये सलाह दी है कि भाई अगर आपको बाइफर्केशन करना है और खांचे बनाने हैं तो बस दो बनाए, भारतीय हिंदी साहित्य, भारतेतर हिंदी साहित्य। देखो, जो भारत में लिखा जा रहा है, एक भारत के बाहर लिखा जा रहा है, उसमें अंग्रेज भी अगर कोई लिख रहा है तो वो भी आ जाएगा, है ना? जैसे रूपर्ट स्नेल लिखते थे, कोई भी चाहे आलोचना लिखे चाहे क्रिएटिव लिखे, जो भी लिख रहा है वो सब उसमें आ जाएगा। और इन दो में ये ना हो कि इनको बांट दिया जाए, ये केवल पहचान के लिए हो। मगर जब साहित्य की बात करें तो अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को ब्रिटेन का मुख्य धारा का सम्मान मिल सकता है, बुकर्स अवार्ड, तो साहित्य अकेडमी क्यों इतना बंद दरवाजा करके बैठी है कि उसके लिए सबसे पहली शर्त है आपका भारतीय नागरिक होना? तो हम लोग कैसे महसूस करें कि हम भारत का हिस्सा हैं अगर इस तरह से ये हो जाए कि जब तक भारत के आप नागरिक नहीं हैं आप हिंदी लिखते रहिए, हम आपको अपना नहीं मानेंगे। इससे तो नुकसान ही हो रहा है। तो जो लोग अलग जगह रहे हैं दूसरे देशों में जाकर के, और हम ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी नासिरा शर्मा जी से पूछा, चित्रा दुग्गल से पूछा कि आप हिंदी के लिए क्या कर रही हैं? वो केवल लिख रही है ना। जी हाँ। हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ना केवल हिंदी लिखें, हम हिंदी के लिए वहाँ कार्यक्रम भी आयोजित करें एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और हम आप लोगों को बताएं कि हम ये कर रहे हैं। भाई क्या लिखना अगर इन लोगों के लिए काफी है तो हमारे लिए भी काफी होना चाहिए। तो बड़ी समस्या ये है कि भारत सरकार को इसमें बहुत सारे कदम उठाने होंगे और उन संस्थाओं को जो केंद्रीय हिंदी संस्थान या ICCR या दिल्ली हिंदी अकेडमी, इन लोगों को सबको मिलकर बहुत कुछ तय करना होगा कि किस तरह से हम हिंदी, इवन ये तो इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना, तो अगर जिस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज यहाँ करते हैं वहाँ भी करें। जैसे हुआ ये था कि हमारे यहाँ हर साल ICCR एक कवि सम्मेलन कराते थे, कोरोना काल आया तब से वो बंद हो गया। अब कोरोना काल तो खत्म हो गया मगर बंद चीज को खोलना आसान है क्या? नहीं खोल पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो कोरोना काल में बंद हुई अभी बंद ही है, खुली नहीं रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कभी खोले। तेजेंद्र जी, वो प्रवासी लेखकों की संख्या काफी है, इधर बहुत सारे अच्छे लेखक भी आए हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी किताबें बड़ी चर्चित हुई है। आपको कौन सा प्रवासी लेखक आपका समकालीन या आपके बाद का जो आपको अच्छा लगता है या उसका लिखा हुआ प्रेरित करता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे एक प्रवासी लेखक अच्छा लगता है या दो अच्छे लगते हैं। मुझे प्रवासी लेखकों की कुछ रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि टोटलिटी में बहुत कम लेखक होते हैं जो सारी रचनाएं सबकी अच्छी नहीं हो सकती। तो कहानीकारों में मुझे ज़किया ज़ुबैरी, सुधा ओम ढींगरा, रेखा राजवंशी और अरुण सब्रवाल, ब्रिटेन में और भी लोग बहुत दिख रहे हैं। कविताओं में, गज़लों में मैंने देखा है कि अजय त्रिपाठी है बर्मिंघम के, वो गज़लें बहुत अच्छी लिखते हैं। मोहन राणा बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। अनिल प्रभा कुमार की कहानियाँ अच्छी हैं। सुदर्शन प्रियदर्शनी है अमेरिका में, कनाडा में शैलजा सक्सेना है और सुमन कुमार खई है, हंसादीप है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी रचनाएं दे रहे हैं। और समस्या ये होती है कि जब प्रवास में जाके लोग लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में नॉस्टैल्जिया लिखते हैं, उसके बाद वो अपने अपनाए हुए देश के मुद्दे उठा के लिखना शुरू करते हैं जो
हिंदी साहित्य को कुछ नया देते हैं। अभी हाल ही में मैंने हिंदी को एक नया शब्द दिया है, जो मेरी 100वीं कहानी है, हंस में नवंबर में छपी है, छपी हुई थी जी हाँ। गोद उतराई। तो गोद भराई तो आपने सुना होगा वहाँ, मगर मैंने गोद उतराई नाम से कहानी लिखी है, और मौका लगे तो उसे पढ़ा जाए और देखा जाए कि कैसे एक लेखक एक नए शब्द को गढ़ता है अपनी कहानी के माहौल के हिसाब से। तो आप पाएंगे कि ऐसा है। अच्छा, एक समस्या है, हिंदी के जो अच्छे लेखक नहीं रहते प्रवासी, उनको कोई याद नहीं करता। जैसे नीना पॉल बहुत अच्छी हमारे यहाँ कहानीकार उपन्यासकार थी, जिन्होंने कुछ गांव कुछ शहर नाम का बड़ा खूबसूरत उपन्यास लिखा, जो ईदी अमीन ने गुजरातियों को निकाला था उनके जीवन पर। जैसे गौतम सचदेव अच्छे कहानीकार थे। मैंने पिछले दिनों एक उपन्यास पढ़ा था, अर्चना पेनुली का, वो हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका है। पाल की तीर्थ यात्रा। मुझे वो उपन्यास बहुत अच्छा लगा। नहीं, अर्चना पेनुली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि मेरे प्रिय लेखकों में से जो प्रवासी हैं, अर्चना पेनुली बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो कहानियाँ और उपन्यास दोनों ही बहुत बढ़िया लिखती है। सुषम बेदी ने अपने टाइम में बहुत अच्छा लिखा, अब वो नहीं रही है। अब देखिए, सुषम बेदी अपने टाइम में एस्टेब्लिश हो गई थी, तो थोड़ी बहुत चर्चा उनकी होती रहती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे शोधार्थी भी जीवित लेखक को ढूंढते हैं जिससे डायरेक्ट बातचीत की जा सके। शोधार्थी ऐसे लेखकों पर काम करना नहीं पसंद कर रहे आजकल जो नहीं रहे। आपके लेखन पर तो शोध कार्य भी चल रहा है जी। 6 PhDs और 16 MPhil हो चुके हैं अभी तक। मेरे लिए सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, यहाँ से 3 PhD मुझ पे हो चुकी है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल ये रह गया था कि आपने बोला कि हिंदी साहित्य कई खांचों में बटा हुआ है, और मेरा मानना है कि कई गुटों में भी बटा है, बड़ी गुटबाजी है। सर, ये एक ऐसी समस्या है। मेरा मानना है कि यदि एक शहर में 3 हिंदी के साहित्यकार हैं तो वहाँ 2 गुट बन जाएंगे। ये हिंदी की बदकिस्मती है कि इतने ग्रुप हैं विदेशों में भी, सब एक ही काम कर रहे हैं, मगर वो शायद उस काम के जरिए अपना नाम कर रहे हैं। जिस दिन हम सब लोग मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम हिंदी के लिए काम करना चाहते हैं और अपने लिए या अपनी संस्था के लिए नहीं, जब हम सब एक दूसरे के काम को अपना काम मानना शुरू करेंगे और हिंदी का काम मानना शुरू करेंगे, तब हिंदी का भला हुआ। वरना तो अगर आप देखें तो कभी इलाहाबाद रूल करता था, कभी बनारस रूल करता था, दिल्ली रूल कर रहा है, तो गुट तो बहुत अरसे से चल रहे हैं। और सब, दूसरी बात यह है, जब प्रोफेसर साहित्यकार हो जाते हैं तो फिर आपस में एक दूसरे की पीठ हो जाते हैं। तो मुझ पे PhD करा, मैं तेरे लिए कराऊंगा, मैं तेरी पीठ पे जाऊंगा, तो मेरे लिए PhD करा, मैं तेरे लिए कराऊंगा। तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन ये सब समस्याएं हैं जिनके हल भी हैं। लेकिन गुटबाजी को खत्म कर पाना काफी मुश्किल काम तो है। तेजेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे पास हमसे मिलने के लिए, साक्षात्कार बड़ी खुशी की बात है कि पेड़ के नीचे बैठ के आपकी युवा टीम के सामने बातचीत करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आप पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक सामने हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ये टेरेस है, और ये हरियाली आप देख ही रहे हैं। तो आप लुटियन में हैं, आप मुस्कुराइए कि लुटियन में। सर, मैं कहता हूँ लुटियन तो ठीक है, बस सरकारों को कहा जाए लुटियन ना बने, बाकी सब ठीक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बातचीत कर रहे थे प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार, लंदन में 28 साल से हिंदी साहित्य और हिंदी की सेवा कर रहे हैं, श्री तेजेंद्र शर्मा जी के साथ। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। और हाँ, अगर मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।